ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ओके सर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन का लाप्लास निकाल के देखा था टी स्क्वायर का। फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस के लाप्लास फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे, जिसमें से हमने सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, डेरिवेट किया था। तो उसी कॉन्टिन्यूएशन में पहले एक प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके सर। तो लीनियरिटी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि इफ एफ टी एंड जी टी बी एंड टू फंक्शंस एंड अल्फा वन एंड अल्फा टू बी एनी टू फिक्स्ड कांस्टेंट, देन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा अल्फा वन एफ टी प्लस अल्फा टू जी टी इक्वल हो जाएगा अल्फा वन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस अल्फा टू लाप्लास ऑफ अल्फा टू लाप्लास ऑफ जी टी। अब यहीं से क्या एक और चीज ये अंडरस्टूड है कि हम अगर जी टी को जीरो ले लें तो सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा वन एफ टी का लाप्लास। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अल्फा वन लाप्लास ऑफ एफ टी। यानी किसी भी फंक्शन का अगर आप लाप्लास निकाल रहे हो तो उस टाइम पे आप अगर उसके अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। ये चीज समझ आ रही है? मतलब इसी में इन पर्टिकुलर हम सर क्या रिकॉर्डिंग ऑन लेंगे, नहीं की। ऑन है। ओके सर। इन पर्टिकुलर मैंने मान लो अल्फा टू को जीरो ले लिया, तो क्या दिखेगा, लाप्लास ऑफ अल्फा वन एफ ऑफ टी। तो क्या आ जाएगा, अल्फा वन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना। तो सिंपली अगर फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और उसका आप लाप्लास निकालना चाह रहे हो तो कांस्टेंट क्या कहाँ बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम काफी टाइम यूज करेंगे सीधे सीधे। लेकिन ये नहीं है कि एफ ऑफ टी प्लस सम अल्फा लाप्लास, ठीक है, ये मत करना कि अल्फा प्लस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी करने लगो। नहीं, हम इस पे यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि गलत है ये। सही क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस लाप्लास ऑफ अल्फा। ठीक है, फिर कांस्टेंट का लाप्लास जैसे निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये चीज याद रखनी है थोड़ा, ठीक है। ओके सर। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी की। बाकी यस अगर सर। प्रूफ देखना है तो छोटा सा एक प्रूफ देख सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंस लाप्लास ऑफ अल्फा वन एफ ऑफ टी प्लस अल्फा टू जी ऑफ टी, दिस विल बी इक्वल्स टू, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है पूरी जो इस लाप्लास ब्रैकेट के अंदर लिखी है, अल्फा वन एफ ऑफ टी प्लस अल्फा टू जी ऑफ टी एंड डी टी। अब सिंपल जैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वही काम करेंगे। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो इसको ब्रैकेट हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी अल्फा वन ई की पावर माइनस एस टी एफ टी प्लस अल्फा टू ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी।
दैट इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन को समेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये तो हम इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं 12th क्लास में। तो 0 to ∞ α1 e⁻−st ft dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to ∞ α2 e⁻−st dt। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाले जा सकते हैं। देन α1 0 to ∞ e⁻−st ft dt प्लस α2 0 to ∞ e⁻−st gt dt। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना वैल्यू अगर देखूं तो ये थोड़ा थोड़ा किसका फॉर्मूला लग रहा है, 0 to ∞ e⁻−st ft dt, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ टी। सो तो रिप्लेस कर देंगे हम लाप्लास ऑफ एफ टी से। प्लस सिमिलरली ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लाप्लास ऑफ जी टी का, दैट इज α2 लाप्लास ऑफ जी टी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है। यहीं पे प्लस की जगह माइनस भी होता तो भी सिमिलर चलती चीजें हैं। वो तो हमारे फाटू को नेगेटिव भी लेके दिखा सकते हैं, है ना। तो प्लस माइनस अगर है, दो फंक्शंस को जोड़ा या घटाया गया है आपस में, तो लाप्लास उन दोनों फंक्शन पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना समझ आ रहा यस सर। है ना। तो इसकी हम क्या है कि काफी जगह यूज होगा फॉर्मूला का, तो ये थोड़ा याद रखना है। इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोल देते हैं सिंपली, है ना। अब इसी में एक और चीज हम ये ट्राई करते हैं, मिटा दूं ना। यस सर, मिटा दो। Yes. बिल्कुल तो क्लियर दिख रहा होगा ना। यस सर, क्लियर है। सो नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए ये मान के चलूं कि एफ टी इंटू जी टी का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो क्या ये बराबर होगा क्या लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी के। ये हम चेक करना चाहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या। ठीक है, क्योंकि अभी एडिशन के लिए तो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो पॉसिबल था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें थोड़ा चेक करना है। तो इस पे लगाएंगे पहले फॉर्मूला बेसिक, लाप्लास ऑफ एफ टी जी टी इक्वल्स टू, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, 0 to ∞ e⁻−st। अब फंक्शन की जगह वैल्यू सीधे सीधे क्या आएगी, एफ टी इंटू जी टी आएगी, dt। अब या तो अकेला एफ टी होता e⁻−st के साथ तो हम कुछ आगे कंक्लूड कर पाते, या अकेला जी टी होता तो कंक्लूड कर पाते। अब ये तो हम जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें से दो हिस्से करके इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। और ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट तो होता नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं और हम उसका क्या निकालना चाहते हैं, लाप्लास, तो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट होके तो नहीं निकलेगा, है ना। उसके लिए फर्दर हमें कोई ना कोई थ्योरम्स या और कोई टेक्निक पढ़नी पड़ेगी। तो बस ये याद रखना है कि अगर दो फंक्शंस के बीच में ऑपरेशन या एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है तो हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी से उसको हैंडल कर सकते हैं। या अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो सिंपली उसको लाप्लास से बाहर निकाल के फंक्शन पे लाप्लास ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई है या डिवीजन में है तो उसके लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, उसके लिए बाद में कोई ना कोई थ्योरम्स या कोई और मेथड्स हम सीखेंगे। ठीक है। ओके सर। तो कल वाले कॉन्टिन्यूशन में हमने कल कुछ बेसिक फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने की बात की थी, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हमने कांस्टेंट फंक्शन कॉन्स्ट। लिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट एक एग्जांपल भी करा था जिसमें हम टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे। तो हमने कहा था कि हम
इन जनरल टी पावर एन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही करते हैं। लेट सेकंड, पहला फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट का, सेकंड हम चाह रहे हैं किसका फॉर्मूला निकालना, लाप्लास ऑफ सम टी पावर एन का। अभी मैं एन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो जब हम फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए डेरिवेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक उस पे जो रिस्ट्रिक्शन आएंगे एन पे, वो रिस्ट्रिक्शन फिर हम इन जनरल यूज करेंगे बाद में फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। तो हम क्या जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन विल बी इक्वल्स टू 0 to ∞ ई पावर माइनस एस टी। फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, टी रेज टू दी पावर एन एंड डी टी इक्वल्स टू। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो आइलेट रूल से एक्सपोनेंशियल को लास्ट फंक्शन एंड टी पावर एन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो बाय अज्यूमिंग टी पावर एन एज फर्स्ट फंक्शन एंड ई पावर माइनस एस टी एज सेकेंड फंक्शन, क्या है फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ चल रही हैं, 0 to ∞, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो टी रेज टू दी पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे तो एन इंटू टी रेज टू दी पावर एन माइनस वन, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस एंड डी टी इक्वल्स टू। अब हमने जैसे कल सीखा कि इंफिनिटी पे अगर लिमिट एवेल्युएट करनी है तो सिंपल इंफिनिटी ना पुट के करके हम इस तरीके से मैथमेटिकली शो करते हैं, लिमिट टी टेंडिंग इंफिनिटी टी रेज टू दी पावर एन इंटू ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। माइनस जीरो सिंपली पुट करोगे तो पहले टी पावर एन में टी की जगह जीरो, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद ई पावर जीरो दैट इज वन, वन इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो। तो इस फंक्शन की जीरो पे लिमिट क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। इस इंटीग्रल के अंदर क्या क्या कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है और एस कांस्टेंट है। इनको अगर बाहर निकालेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्या आएगा, प्लस एन अपॉन एस इंटीग्रेशन 0 to ∞ टी रेज टू दी पावर एन माइनस वन टी रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। पहले यहां तक कोई दिक्कत। नो सर। अब जैसे ये लिमिट मुझे इवेल्युएट करनी है, तो मैं अगर इंफिनिटी पे इसकी लिमिट चेक करूं तो टी की जगह इंफिनिटी पुट करने पे इंफिनिटी पावर एन तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। और ई रेज टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, अब जैसे कल हमने कंसीडर किया कि एस क्या है, पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि एस को पॉजिटिव ही बोलो, बस ये रहता है कि जब तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हो किसी भी फंक्शन का, तो उस इवेल्युएशन के बीच में ही इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का कन्वर्ज करना। इंटीग्रेशन का कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, कि इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो तब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखते जाते हैं कि एस पे हम क्या कंडीशन लगाएं कि हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने एस को जब तक पॉजिटिव नहीं लेंगे जब तक हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें कि अगर एस नेगेटिव ले लिया, एस जैसे ही निगेटिव लिया तो निगेटिव इंटू माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटी लगाने पे प्लस का इंफिनिटी तो ई की पावर इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी, और इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी। तो ये लिमिट तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी आ गई। तो इसका मतलब इस फंक्शन की या फिर इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। कब, जब हम एस की वैल्यू जैसे क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। इस वजह से हमें यहाँ पे एस को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजन थोड़ा ऐसे है। अब क्योंकि अभी हमने देखा कि एस को अगर पॉजिटिव रख रहे हैं, इंफिनिटी पुट करेंगे तो ए की पावर माइनस इंफिनिटी क्या देगा, जीरो। अब जीरो इंटू इंफिनिटी जो होता है वो होता है इनडिटर्मिनेट केस। ठीक है, जीरो इंटू इंफिनिटी क्या होगा, इनडिटर्मिनेट केस होगा। अब उसको हैंडल करने के लिए या तो आप इसको जीरो बाई जीरो बना लो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बना लो, क्योंकि ये ऐसे इनडिटर्मिनेट केसेस हैं जिनको हम एल हॉस्पिटल से इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई पावर माइनस एस टी को रेसिप्रोकल करके नीचे ले जाऊंगा, जिससे कि हमें इंफिनिटी बाई इंफिनिटी केस दिखे। जीरो को अब दोबारा नहीं लिख रहे हैं, प्लस एन अपॉन एस अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो ये फिर से फर्स्ट फंक्शन और ये फिर से सेकंड फंक्शन, तो क्या दिखेगा,
एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, लिमिट अगेन वही 0 to ∞, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस बार n-1 मल्टीप्लाई में t⁻n−2 इनटू डेरिवेटिव करोगे इसका तो e⁻−st अपॉन -s dt। और ये इंटीग्रेशन पे भी लिमिट क्या चल रही है, 0 to ∞। इस लिमिट को यहीं पूरा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसमें इंफिनिटी पुट करूंगा तो इंफिनिटी पावर n इंफिनिटी आएगा, ई पावर इंफिनिटी भी क्या आएगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी केस एल हॉस्पिटल लगाओगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो n बाहर, t⁻n−1, यहाँ पे s बाहर, e⁻st, फिर से इंफिनिटी पुट करने पे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनेगा। कब तक रिड्यूस नहीं हो सकता, जब, अब ये हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल को कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो वो एक्सपोनेंशियल ही देता जाएगा, वो कभी भी खत्म होने वाला फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद किससे कर सकते हैं, टी पावर एन से कर सकते हैं। टी पावर एन भी डिफरेंशिएट करते करते तब जाके खत्म होगा जब एन हमारे पास इंटीजर हो। क्या हो, एन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी वो डिक्रीजिंग फॉर्म में चलेगा। जैसे t⁻4 होता, आप पहली बार डिफरेंशिएट करते तो t⁻3 के फॉर्म में टर्म्स आती, एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे t² के पावर में t² टाइप टर्म्स आएंगी, एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे t टाइप्स टर्म आएंगी, और उसके बाद फिर कांस्टेंट एंड देन जीरो। लेकिन वहीं अगर n इंटीजर ना होके कोई फ्रैक्शन पावर हो जाए तो आप उसको जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट, मतलब 1 से बड़ी फ्रैक्शन होगी तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन पे वो रेसिप्रोकल में यानी नीचे चली जाएगी, तो वो कभी भी हमें क्या नहीं देने वाला, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या रिस्ट्रिक्शन पता लग गया कि एन हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को जब हम लिखेंगे तो एन हम लेके चलेंगे कि एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। रीजन क्या है वो समझ में आ रहा होगा, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब हम एन को क्या लेके चलें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेके चलें। तो बार बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे ऊपर वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा और नीचे वाला फंक्शन ई की पावर एस टी ही रहेगा, यहाँ पे भले ही एस की पावर सम एन या n+1 आ जाएगा। तो ये लिमिट कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी, दैट इज क्या मिलेगी हमें, जीरो मिलेगी। तो ये लिमिट समझ आ रही है। यस सर। प्लस अब n/s, फिर से ये लिमिट पुट करोगे तो लिमिट, कुछ गलती तो नहीं करेंगे, सॉरी, t टेंस टू इंफिनिटी, क्या आएगा, t⁻n−1 ई पावर माइनस, अब ये भी यही समझ लो, हम जानते हैं इस लिमिट को भी ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। तो -s e⁻st माइनस, जीरो पुट करोगे तो 0 × सम फाइनाइट वैल्यू, जीरो ही आना है। और ये सब चल रहा है एक इस ब्रैकेट में, क्योंकि n/s इस पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई में है, माइनस क्या आएगा बाहर, कांस्टेंट कौन कौन है, n-1 कांस्टेंट है और -s कांस्टेंट है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस n-1 अपॉन s इंटीग्रेशन 0 to ∞ t⁻n−2 e⁻−st dt। पूरा टर्म सॉल्व करके लिखेंगे, ये लिमिट भी अभी इसी मेथड से क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है, 0 - 0 इज 0। तो ये टर्म तो पूरी खत्म, n/s को इधर मल्टीप्लाई करोगे कैसा दिखेगा, n × n−1 अपॉन s² इंटीग्रेशन 0 to ∞ t⁻n−2 e⁻−st dt। ठीक है, तो ये दो स्टेप करने से क्या आइडिया लग गया कि अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो हमें बार बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। कब तक लगाना पड़ेगा, जब तक कि टी वाला फंक्शन पूरा खत्म ना हो जाए। वो किस स्टेप पे जाके खत्म होगा, तो जैसे अभी यहाँ सीखा हमने कि टी की पावर एन तब तक डिफरेंशिएट करना है, तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाना है जब तक कि ये कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। तो वैसे ही इसको कांस्टेंट बनाने के लिए अभी भी कितनी बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना जरूरी है, n-2 टाइम्स। ठीक है, तो बाई रिपीटिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट n-2 टाइम्स क्या मिलेगा,
एन एन माइनस वन, और ये फर्दर चलता जाएगा 2 into 1 इस तरीके से। सिमिलरली एस की पावर भी क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अब सिर्फ ये फंक्शन बच जाएगा इंटीग्रेट करने को, 0 to infinity ई पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू एन, या फिर इसको क्या लिख सकती हो, एन फैक्टोरियल, क्योंकि 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन एन माइनस वन इंटू एन क्या हो जाएगा ये, एन एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस पावर एन। इसको सॉल्व करेंगे, ई पावर माइनस के एस टी अपॉन डिवाइड बाय माइनस एस और 0 to इनफाइनाइट। यही आएगा। यस सर। लिमिट पुट कर दो, एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन। तो इन्फिनिटी पे ई पावर माइनस एस टी की लिमिट, अब एस तो हम पहले पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी पुट करने पे, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, जीरो। माइनस 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 is 1, दैट इज 1 अपॉन माइनस एस। ठीक है, यस यानी सर। क्या आया, दिख रहा है ये नीचे तक दिख रहा है, ये आएगा आपका एन फैक्टोरियल। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो पूरी वैल्यू प्लस में आएगी, अपॉन एस पावर एन प्लस वन। ठीक है, यस सर। क्योंकि नीचे एस की पावर एन है पहले से, एक और एस मल्टीप्लाई होगा तो एस पावर एन प्लस वन। तो ये समझ आ रहा है, यस सर। मिटा दूं, यस सर। तो यहाँ में मिला इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एस एन की। प्लस वन। अब देखो इसी को ना थोड़ा ये याद करने के लिए आसान कैसे रहता है, इसको हम लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा एन की वैल्यू एक कम करके फैक्टोरियल में लिख देते हैं, तो अगर फैक्टोरियल को गामा में लिखना है तो एक बढ़ा के लिख दो, तो एन फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, गामा एन गा माइनस वन के। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम इसको गामा फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ साइड में इनके फॉर्मूले लिख के चलते हैं, भले ही पहला फॉर्मूला हमने सीखा कि लाप्लास ऑफ सम कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट अपॉन एस के। सेकेंड फॉर्मूला हमने सीखा कि लाप्लास ऑफ टी पावर एन जो होता है वो बराबर होता है गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन के। थर्ड वन इज लाप्लास ऑफ ई पावर एटी। ई पावर एटी का फॉर्मूला क्या है, तो बेसिक क्या है फॉर्मूला, 0 to infinity ई पावर माइनस एस टी। अब एफ टी की वैल्यू क्या दे रखी है, ई पावर एटी, पुट कर दो डी टी। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में ऐड, कैसे लिख सकते हो, ई पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी। वेरिएबल पार्ट को कॉमन ले लो, क्या दिखेगा, ई पावर ए माइनस एस इंटू टी डी टी। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई पावर ए माइनस एस टी, और कांस्टेंट पार्ट से डिवाइड, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस एस से, और लिमिट रहेंगी हमारी 0 to infinity। इन्फिनिटी लिमिट अगर लगानी है तो लिमिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर ए माइनस एस टी अपॉन ए माइनस एस माइनस
जीरो पुट करोगे, किसकी जगह जीरो पुट कर रहे हैं? टी की जगह। ठीक है, टी की जगह जैसे ही जीरो पुट किया तो जीरो इंटू एनी कौन, अब इस लिमिट को एवेल्युएट करना है, यही समझ लो। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करानी है, ठीक है, कब करेगी? तो नीचे वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका तो टी से कोई लेना देना है नहीं। यानी हमारी लिमिट डिनोमिनेटर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? न्यूमरेटर पे। इन्फिनिटी पुट किया ए माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, अब या तो ए माइनस एस इंटू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो सकती है या माइनस इन्फिनिटी। अगर ये प्लस इन्फिनिटी हुआ तो ई पावर प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? प्लस का इन्फिनिटी। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी ए माइनस एस अगर पॉजिटिव हो गया तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ए माइनस एस क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो हम साइड में क्या मेंशन करेंगे कि ए माइनस एस शुड बी लेस देन जीरो। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी और किसके बराबर आएगी? जैसे ही ई की पावर माइनस इंफिनिटी हुआ तो जीरो, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो क्वांटिटी। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम ए माइनस एस को जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही जीरो हुआ तो ये डज नॉट एग्जिस्ट क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दी। ठीक है, तो ए माइनस एस शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। तो ये लिमिट हमारी आएगी जीरो। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे, इसको प्लस करोगे तो क्या दिखेगा? वन अपॉन एस माइनस ए। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा वन अपॉन एस माइनस ए। तो फॉर्मूला क्या ए। मिला? लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी इज एस माइनस ए। ठीक है। यस सर। आगे जो नॉर्मली यूज होते हैं वो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम साइन कॉस इनका निकालेंगे। उससे पहले चार फॉर्मूले हैं, वो समझ लो पहले, एक बार याद कर लेना। साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं? चार। कि साइन एटी, कॉस एटी, साइन साइन एच टी हाइपरबोलिक एटी और कॉस हाइपरबोलिक एटी। टी। इन चारों की वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल के। तो याद करने का तरीका बता दूंगा। सबसे पहले तो क्या करना है आपको? ई लिख देना है दो जगह पे, चारों में। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। अब जहां जहां साइन है, ठीक है, चाहे वो विदाउट हाइपरबोलिक हो या विद हाइपरबोलिक, मिडिल साइन क्या आएगा? माइनस। माइनस। ठीक है, और सिमिलरली लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल साइन क्या आएगा? ये तो सब में माइनस आएगा। बस मिडिल साइन याद रखना है कि व्हेन देयर इज साइन विद हाइपर विदाउट हाइपरबोलिक और विद हाइपरबोलिक, तो मिडिल साइन आएगा माइनस। कॉस होगा चाहे वो विदाउट हाइपरबोलिक हो या विद हाइपरबोलिक, बीच में क्या आएगा? प्लस। प्लस। ठीक है, बाकी पावर्स अब विदाउट हाइपरबोलिक फंक्शंस है तो आयोटा में आएंगी पावर्स। ठीक है, तो ए आयोटा टी माइनस ए आयोटा टी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा? ए आयोटा टी माइनस ए आयोटा टी, या ए टी आयोटा, जैसे भी कंफर्टेबल लगे वैसे लिख लेना। और विद हाइपरबोलिक है तो विदाउट आयोटा आएगा, तो ए टी माइनस ए टी और माइनस एटी। सिर्फ एक फॉर्मूले में थोड़ा क्रक्स है, जो विदाउट हाइपरबोलिक साइन एटी है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है? टू आयोटा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले ऐसे याद करने हैं, बोल बोल के याद कर लेना कि साइन है तो मिडिल में माइनस, कॉस है तो मिडिल में प्लस, विद हाइपरबोलिक है तो विदाउट आयोटा, विदाउट हाइपरबोलिक है तो विद आयोटा। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे याद हो जाएंगे। सिर्फ साइन एक अकेला ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें नीचे आयोटा आता है। इसके तो रीजंस भी हैं, क्योंकि एक थ्योरम हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं कि ई पावर आयोटा थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ? मान के चलो साइन थीटा की वैल्यू इन द टर्म ऑफ ई पावर आयोटा थीटा। तो मैं यही फॉर्मूला एक और बार लिख ले रहा हूँ, ई पावर माइनस आयोटा थीटा के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? इसी फॉर्मूले में जहां जहां थीटा है वहां पे माइनस थीटा पुट कर दो। कॉस माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा के बराबर ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है।
अब तुम वैल्यू किसकी निकालना चाहते हो, साइन थीटा की, तो ये साइन एक जैसे होने चाहिए। तो पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू, कॉस से कॉस कट जाएगा, बाकी टू आयोटा साइन थीटा, टू आयोटा से डिवाइड कर दो तो ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू आयोटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ऐसे जनरेट होता है फॉर्मूला। वहीं अगर मैं ये देखूं कि मुझे अगर कॉस की वैल्यू इन द टर्म ऑफ ई पावर चाहिए, तो हम क्या करते, इन दोनों को ऐड करते तो आयोटा वाली टर्म वैसे ही कट जाती, इस वजह से कॉस के फॉर्मूले में आयोटा नहीं आता, लेकिन साइन के फॉर्मूले में आयोटा आता है। तो ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं हमारे डेरिवेशन के लिए, और फर्दर काफी जगह पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में भी यूज होंगे, तो ये हमें लर्न करने हैं। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि व्हेन साइन के फॉर्मूले लिख रहे हो, चाहे विदाउट हाइपरबोलिक विद हाइपरबोलिक, मिडिल में माइनस आएगा, कॉस का लिख रहे हैं तो मिडिल में प्लस आएगा। ठीक है, साइन इकलौता ऐसा फंक्शन है विदाउट हाइपरबोलिक वाला जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में टू के साथ साथ आयोटा भी आता है। तो ऐसे याद हो जाएंगे ये। ठीक है, ओके सर। बोल बोल के याद करना है तो जल्दी याद हो। तो तीन फॉर्मूले हम कर चुके हैं, फोर्थ कर रहे हैं किसके लिए, साइन एटी या फिर कॉस एटी। अगर ये फंक्शंस हैं तो हम इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो दो मेथड हैं, ठीक है। अब वो एग्जाम में पूछने पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में पूछा गया है। पहला मेथड जो कराऊंगा वो शॉर्ट मेथड है, पिछले वाले फॉर्मूले यूज करके किस तरीके से हम साइन एटी और कॉस एटी का लाप्लास निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो वैसे ही है जो हम फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके डिराइव कर रहे थे, फिर एक बार वैसे कर लेंगे। तो दोनों सीख लेने हैं, बस याद रखना है। अगर 4 नंबर में पूछा गया है तो डिटेल्ड वाला करोगे, अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो जो हम पिछला फॉर्मूला यूज करके कर रहे हैं वैसे कर लोगे। तो अभी हमने देखा कि ई पावर आयोटा थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखी थी कुछ साइन कॉस के टर्म्स में, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा की जगह एटी चाहिए, तो हम क्या लेंगे, ई पावर आयोटा एटी, जो कि किसके बराबर होता है, कॉस एटी प्लस आयोटा साइन एटी के। अब मैं इसमें दोनों तरफ क्या ले दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं। ई की पावर एटी वाले फॉर्मूले को अभी जो हमने पढ़ा वो क्या कहता है, 1/s - a। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पूरी कंबाइंड आयोटा ए, या ए आयोटा, जैसे भी कंफर्टेबल हो ऐसे लिख लो। ये चीज समझ आ रही है। यस सर। इस अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हम, उसके थ्रू क्या लिख सकते हैं इसको, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एटी प्लस प्लस आयोटा बाहर, बीटा लाप्लास ऑफ लाप्लास साइन एटी। साइन ए टी। अब ये तो हमें पता है कि हम कंपेयर करेंगे इधर वाली क्वांटिटी से, इधर वाली क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखती है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करोगे तो कैसे करोगे, 1/s - a आयोटा मल्टीप्लाई एस एस प्लस ए प्लस ए आयोटा आयोटा। अपॉन एस प्लस प्लस ए ए आयोटा। आयोटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एस प्लस ए आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप टर्म, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से एक और माइनस आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। प्लस। ठीक है। हम्म। बाकी ये ऐसे कंटिन्यूशन में अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या दिखेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंपैरिजन करें अगर हम इनका, ये क्वांटिटी पूरी विदाउट आयोटा, ये क्वांटिटी विद आयोटा, यानी ये भी एक नंबर है तो ये पूरा एक रियल क्वांटिटी है, ये भी एक रियल क्वांटिटी है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट के बराबर आता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर आता है। देन बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिल जाएगा, लाप्लास ऑफ
कॉस ए टी। तो ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कॉस ए टी और साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जनरेट किया है। ठीक है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले और ऐड हुए अपने पास। फोर्थ वन, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, that is equals to a upon s square plus a square, and fifth one is Laplace of cos 80, that is s upon s square plus a square। अब इसी का हम, ये तो देखो हुआ शॉर्ट मेथड जहाँ पे हमने e की पावर 80 के लाप्लास को यूज किया है। अब बाय फंडामेंटल फॉर्मूला अगर जनरेट करना है तो किस तरीके से करेंगे वो और सीख लेते हैं। तो किसी एक का बता देता हूँ, दूसरा तुम होमवर्क में कर लेना। साइन 80 का देख लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी साइन 80 डी टी। इसको मैं एक इंटीग्रल अज्यूम कर रहा हूँ, कर ले रहा हूँ सम आई। अब सॉल्व करेंगे फर्दर इसको, आई को, आई इज इक्वल्स टू, आइलेट्स लगाएंगे। तो अगेन ई पावर एस टी को मानेंगे सेकंड और साइन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्या होगा, फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दैट इज ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो साइन एटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए कॉस ए टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, दैट इज ई पावर माइनस के एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। आई इज इक्वल्स टू, ये लिमिट थोड़ा समझ लेना अभी, क्योंकि पहले शायद ऐसा कोई किया नहीं हम लोगों ने। टी टेंस टू इंफिनिटी साइन एटी ई पावर माइनस एस टी। मैं माइनस वन अपॉन एस को बाहर लिख ले रहा हूँ लिमिट से, क्योंकि ये टी से इंडिपेंडेंट है। माइनस जीरो, तो सिंपली पुट करोगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ई पावर जीरो इज वन, वन इंटू जीरो इज जीरो, तो ये तो क्या आ जाएगी, जीरो पुट करने से जीरो। इसको, ए भी कांस्टेंट है टी के रिस्पेक्ट में और एस भी कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, दैट इज ए अपॉन एस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी कॉस ए टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। फर्दर आई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एस इंटू टी टेंस टू इन्फिनिटी जब पुट करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी हो या कुछ और हो। साइन को ऐसे समझ लो कि साइन फंक्शन के अंदर आप अगर एक्स की वैल्यू चेंज करते जाते हो तो उसका रेंज माइनस वन और वन के बीच में ही है। आप एक्स की वैल्यू कितनी भी बढ़ाओ, वो एक बार बढ़ के पहले वन तक जाएगी वैल्यू, फिर घटते हुए माइनस वन तक आएगी, फिर बढ़ते हुए वन तक, फिर घटते हुए माइनस वन तक। दैट इज, जब भी हम साइन फंक्शन को इंफिनिटी पे टेंड कराएंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि साइन के डोमेन को इंफिनिटी पे टेंड कराएंगे, तो साइन एक ऑसिलेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसकी लिमिट कोई फिक्स लिमिट नहीं आएगी, ना तो कोई फिक्स प्लस इन्फिनिटी आएगी ना फिक्स माइनस इन्फिनिटी आएगी। वो माइनस वन और वन के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। इस वजह से साइन और कॉस जो फंक्शन है, इनकी इंफिनिटी पे लिमिट ऑसिलेटिंग आती है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन। ठीक है, पर है तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही, माइनस वन और वन के बीच से कोई भी वैल्यू ले ऑसिलेट होके रहेगा वो कुछ ना कुछ फाइनाइट। वहीं टी टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ भी पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, जीरो इनटू सम फाइनाइट वैल्यू, तो क्या आएगा, ये चीज समझ आ रही है। Yes, sir. ठीक है, तो जब भी हम ऑसिलेटिंग फंक्शन के साथ जीरो फंक्शन या फिर जीरो पे टेंड करता हुआ फंक्शन मल्टीप्लाई करें लिमिट के अंदर, तो वो लिमिट वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। प्लस बाकी इधर अगेन क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओगे, तो ए बाई एस, क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। तो कॉस ए टी का मल्टीप्लीकेशन ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन
और लिमिट गोज फ्रॉम 0 to infinity माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity। अब cos 80 का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस के a sin 80 इंटू ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 80। इसमें कोई डाउट? नो सर। ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा 0, क्या बचेगा a बाई एस। ये लिमिट सॉल्व करोगे तो अब मैं सीधे पुट कर रहा हूँ इन्फिनिटी लिमिट, जब यहाँ पे लिमिट फॉर्म में लिखी गई होगी तो cos इन्फिनिटी ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में, और e पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 इंटू एनी ऑसिलेट फंक्शन विल बी 0। तो ये क्या आएगी लिमिट 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है +1, e पावर 0 की वैल्यू +1, तो क्या आएगा +1 अपॉन माइनस का s। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बाहर निकालेंगे तो माइनस के a बाई एस इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन 80 e रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। कोई दिक्कत? नो मल्टीप्लाई सर। करोगे ये माइनस और ये माइनस प्लस, बाकी आएगा a बाई एस स्क्वायर माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। इस टर्म को देखो, यही है इनिशियल टर्म जो थी, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, आई पुट कर सकते हैं। आई वाले टर्म एक तरफ ले जाओ तो आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू ए बाई एस स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई एस स्क्वायर। क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू ए बाई एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म्स कट जाएंगे तो आई इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकल के आया, ये लाप्लास ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फॉर्मूले से किस तरीके से हम लाप्लास इसका कंसीडर करेंगे या डिराइव करेंगे, वो हम सीखे हैं यहाँ पे। सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो, इसी मेथड से cos 80 का भी हम क्या निकाल सकते हैं, लाप्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, बता दूं? यस सर। अभी 10 मिनट और ले सकते हैं ना क्लास? हाँ सर, ले सकते हैं। कंटिन्यूशन में हो तब भी जाएगा। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे लाप्लास किसका, साइन हाइपरबोलिक 80 या कॉस हाइपरबोलिक 80। पहले तो जो फॉर्मूले जनरेट कर चुके हैं उन्हीं का यूज करके निकालेंगे। अभी जिस तरीके से मैंने साइन कॉस और साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्मूले बताए थे इन द टर्म ऑफ ई पावर 80, तो हम वही यूज करके सबसे पहले इनका लाप्लास फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक 80, तो अभी किस तरीके से सीखा था फॉर्मूले लिखना, ई लिखो डिवाइड्स बाई 2 लिखो, अगर साइन है तो मिडिल में क्या आएगा माइनस, विद हाइपरबोलिक है तो विदाउट आयोटा आएंगी पावर्स, तो 80 और माइनस 80। कोई दिक्कत? लाप्लास ले लेंगे नो। दोनों तरफ। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1/2 लाप्लास ऑफ ई पावर 80 माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस 80 इक्वल्स टू ई पावर 80 का लाप्लास का फॉर्मूला क्या था, 1/s - a। सिमिलरली ई पावर -80 है तो मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है, तो s माइनस ऑफ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है।
ये समझ आ रहा है? से। यस सर। 1/2 कॉमन आउट, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, प्लस है, डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए, डेट इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा, एस से एस कट जाएगा, 2 ए आएगा, 2 से 2 कटेगा, तो ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या सीखा नेक्स्ट, फॉर्मूला सिक्स, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास निकालोगे ऐसे ही, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, होमवर्क है घर पे कर लेना, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आएगा। सेवेंथ वन इज लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी विल बी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। अब जैसे अगर इसका हाइपरबोलिक फंक्शन का भी हमें फंडामेंटल फॉर्मूले से निकालना है, तो जैसे अभी साइन एटी का निकाला, सिमिलरली वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे बस ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक, मतलब डी बाई डी टी ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, या फिर सिर्फ टी लिख लो, तो ये तो हम जानते ही हैं कॉन्स्टेंट को कैसे हैंडल करना है। ये सिंपली कॉस हाइपरबोलिक टी होता है। और सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी भी सीधे सीधे साइन हाइपरबोलिक टी होता है। इसमें माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं आता। जैसे हम सिंपल अपने कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का साइन आता है, लेकिन यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक को डिफरेंशिएट करने पे प्लस का ही साइन हाइपरबोलिक आएगा। समझ भी सकते हो अगर समझना चाहो। कॉस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन टू होता है। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डी बाई डी टी कॉस हाइपरबोलिक टी इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन, तो ई पावर टी का ई पावर टी, ई पावर माइनस टी का माइनस के ई पावर माइनस टी, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा। ये किसका फॉर्मूला है, सिंपली साइन हाइपरबोलिक टी का। दैट्स व्हाई कॉस हाइपरबोलिक टी का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक टी होता है। और वैसे ही तुम साइन का भी देख सकते हो, कॉस ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का भी लाप्लास का फॉर्मूला बाई फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अब जैसे लास्ट के चार फॉर्मूले हमने लिखे हैं, कौन कौन से, लाप्लास ऑफ साइन एटी, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, लाप्लास ऑफ कॉस एटी, और लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। याद कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। अगर साइन है, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन, तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट आएगा। और अगर कॉस है तो ऊपर हमेशा वेरिएबल आएगा। ऐसे याद करना कि अगर साइन है तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट, और कॉस है तो ऊपर हमेशा वेरिएबल, चाहे विद हाइपरबोलिक हो चाहे विदाउट हाइपरबोलिक। तो साइन है अगर तो ऊपर आएगा कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट कहाँ से लाओगे, घर से नहीं लाओगे, टी का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो ए। और कॉस है तो ऊपर वेरिएबल, क्या आएगा, ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर ए स्क्वायर, एस स्क्वायर ए स्क्वायर, एस स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड एस स्क्वायर ए स्क्वायर। विदाउट हाइपरबोलिक तो प्लस, विद हाइपरबोलिक तो माइनस। इस तरीके से बोल बोल के याद कर लेना, तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल से फिर आगे करते ठीक है। थैंक यू सर। हैं। वेलकम, थैंक्स टू यू टू।